नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज के डेट में हम लोग जो हमारी आंसर राइटिंग चल रही थी यूपी पीसीएस मेंस 2021 के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 2021 के मेंस के लिए जो आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी, तो उस सीरीज़ में आज हम लोग 140वां पार्ट देखेंगे। प्रत्येक पार्ट में हम लोग 2 प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न जो है आपका स्टैटिक जीएस का होता है और दूसरा जो है आपका करंट अफेयर का प्रश्न होता है। तो 2 प्रश्नों को डेली हम लोग देखते हैं। और दोस्तों जो प्रश्न आप लोगों को दिए जाते हैं डे बाय डे, उन उन प्रश्नों को आप लोग लिखते रहिए, क्योंकि देखिए प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा तभी क्लियर होगी, ठीक है, जब प्रारंभिक परीक्षा की चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे और जो मुख्य परीक्षा है वही मेन है, उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनती है। तो जो भी प्रश्न आप लोगों को कराए जाते हैं तो उनको बेहतर ढंग से आप लोग करने का प्रयास करिए। जो आज का प्रश्न है वो आपका पेपर जीएस पेपर सेकंड का प्रश्न है। प्रश्न संख्या जो है 279 है और 125 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से लिखने का प्रयास करना है, ठीक है। जो प्रश्न है उसको बेहतर ढंग से आप लोग आंसर राइटिंग करिए, प्रैक्टिस करिए। इस प्रश्न को लिखने से पहले वही सावधानियाँ कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को भी ऐड करिए और अच्छे से उत्तर को लिखिए। और इसके साथ में कुछ फ्लो चार्ट, डेटा और आपका डायग्राम, इन सारी चीज़ों का प्रयोग अगर करते हैं तो आपके उत्तर का प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा हो जाता है। तो इन चीज़ों को समझते हुए अच्छे से इस प्रश्न को लिखना है। इसकी पीडीएफ जो है यूपी पीसीएस मेंस 2021 का जो पेड ग्रुप चल रहा है तो उसमें आप लोगों को दे दी जाएगी। जो लोग भी अपना पीसीएस मेंस का बैच या पीटी का जो स्टडी ग्रुप चल रहा है ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। यह टेलीग्राम नंबर है 9140085178 पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। आइए आज के प्रश्न को देखते हैं। देखिए, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, किस तरीके से, तो इस प्रश्न को आप लोग बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास करना है। जो शब्द सीमा कही गई है उसी में लिखने का प्रयास करना है। 125 शब्द आपसे कहे गए हैं तो 125 शब्दों में इस प्रश्न को बेहतर ढंग से आप लोगों को लिखने का प्रयास करना है। देखिए, जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, तो उनकी जो क्षमादान की शक्ति है वो संविधान में अनुच्छेद 72 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। अब जैसे क्या क्षमादान शक्ति है कि भाई ये जैसे संघीय विधि, जितने भी कानून हैं, कानून के विरुद्ध किसी अपराध में, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई दंड दिया गया है, ठीक है, दंड जो किसी भी न्यायालय में हो सकता है, सैन्य न्यायालय में भी हो सकता है, तो उस पर यह क्षमादान की शक्ति काम करती है, ठीक है। संघीय जो विधि है उसके विरुद्ध अगर कोई अपराध करता है, उसको दंड मिलता है, दंड मिलने के बाद ये क्षमादान की शक्ति उस पर काम करती है। अब देखिए, इसमें 5 प्रकार की शक्तियाँ बताई गई हैं। सबसे पहली शक्ति ये है कि जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है उसमें है क्षमा। तो देखिए, क्षमा शक्ति क्या होती है? क्षमा का मतलब ये है कि भाई सभी प्रकार के दंड, जैसे मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है, अब ए नाम के व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला है या किसी भी प्रकार का दंड मिला है, आजीवन कारावास हो सकता है या अन्य कोई जो उसको सजा है, दंड है वो दिया गया है, तो वो कोई भी दंड या दंडादेश, कोई आदेश के माध्यम से उसको दंड दिया गया, तो कोई भी चीज़ है, ठीक है, उस पर पूर्ण रूप से क्षमा कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, कि किसी भी प्रकार से आपके ऊपर जो भी दंड लगे हैं उनको समाप्त कर दिया गया, पूर्ण रूप से आप बरी हो जाते हैं। तो ये जो शक्ति है ये पहले प्रकार की शक्ति कहलाती है। दूसरे प्रकार की शक्ति कौन सी है? देखिए, लघुकरण की शक्ति कहलाती है। अब ये लघुकरण क्या है? लघुकरण का अर्थ ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपको मृत्युदंड दिया गया है, जो सजा या दंड दिया गया है उसका स्वरूप परिवर्तित करना। समझ रहे हैं आप लोग कि लघुकरण का मतलब यह है कि दंड के स्वरूप को बदलना। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है तो मृत्युदंड की जगह आजीवन कारावास देना।
या आजीवन कारावास की जगह उसको 6 महीने का कारावास या 2 साल का कारावास, मतलब उसके स्वरूप को परिवर्तित कर देना। ठीक है। अब देखिए जो चीज़ें हैं, जैसे अगली जो क्षमादान की शक्ति है वो है परिहार। परिहार का अर्थ यही होता है कि भाई जो दंड की अवधि है, अवधि को कम करना। कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास हुई है, तो आजीवन कारावास की जगह उसको 2 साल की दंड दंड दिया जाए। ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति को 14 साल की या 4 वर्ष की उसको दंड मिला है जेल में रहने का, तो यहाँ पर क्या है, उस 4 वर्ष की जगह 2 वर्ष कर देना। तो यह जो क्षमादान की शक्ति है उसको कहा जाता है परिहार। ठीक है। अब अगली क्षमादान की शक्ति कौन सी है? अगली क्षमादान की जो शक्ति है उसको विराम कहा जाता है। विराम का मतलब भाई नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो चीज़ पर विराम लगा दिया जाए। जैसे सजा को विशेष परिस्थितियों में कम करना। क्या करना? सजा को विशेष परिस्थितियों में कम करना। जैसे मान लीजिए कोई महिला है जिसको सजा मिली है, या कोई शारीरिक अपंगता किसी व्यक्ति को हो जाती है, तो उसकी सजा को जैसे 5 साल थी तो उसको 1 साल कर देना। तो यह क्या कहलाती है? विराम कहलाती है। और जो लास्ट जो क्षमादान की शक्ति है वो है प्रतिलंबन, कि भाई कुछ दिन के लिए निलंबित कर देना, रोक देना। ठीक है। जैसे मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगाना, यह प्रतिलंबन होती है। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति इस क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो सज़ा मिली है, ठीक है, अब सज़ा के विरुद्ध भाई वो याचिका डालना चाहता है, तो उसके लिए समय मिल जाए, याचिकर्ता को समय मिल जाए, तो इसके लिए प्रतिलंबन यानी अस्थायी रोक लगाते हैं राष्ट्रपति। तो ये सभी प्रकार की आपकी जो क्षमादान की शक्तियां हैं प्रेसिडेंट की, उनके बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है। तो इन्हीं को आप अच्छे स्वरूप में, अच्छे प्रस्तुतिकरण के साथ में, अच्छे तरीके से, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखने का प्रयास करिए। ठीक है। तो यह इस प्रश्न को आपको 125 शब्दों में ही लिखना है। आइए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो है दोस्तों वह करंट अफेयर का प्रश्न है। करंट अफेयर का प्रश्न है और प्रश्न संख्या 280 है। 125 शब्द सीमा में आप लोगों को लिखना है। ठीक है। जो शब्द सीमा कही जाती है उसी शब्द सीमा में आप लोगों को लिखना होता है। तो इसकी चीज़ों की प्रैक्टिस कैसे होगी? जब आप लिखना शुरू करेंगे। लिखना नहीं शुरू करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। ऐसे पढ़ते रहिए, सोचते रहिए, सारी की सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी। आधी से ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर याद नहीं आती। वो कैसे याद आएंगी? वो ऐसे ही याद आएंगी जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे चीज़ों को, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। और आपको लिखना ही नहीं होता है दोस्तों। आपको देखिए मेंस में एक सीट पर 12 व्यक्ति 13 व्यक्ति होते हैं, तो 12 व्यक्तियों से आपको बेहतर लिखना होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से चीज़ों की प्रैक्टिस करिए। जो चीज़ें कराई जा रही हैं उनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए और जो प्रश्न है उसको बेहतर ढंग से लिखने का प्रयास करिए। और दोस्तों समय देखिए निकलता जा रहा है, आप लोग नहीं लिख रहे हैं तो आज से ही लिखना स्टार्ट कर दीजिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग आज से ही लिखना स्टार्ट करिए। तो नोटिफिकेशन भी आ गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं। अब सोच कर देखिए कि 2 प्रश्न को लिखने में मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। ठीक है। पेपर में आपको ऑन एन एवरेज देंगे तो 10 से 12 मिनट आपको लगने हैं, उससे ज़्यादा समय नहीं है आपके पास में। मैं मान लेता हूँ 15 मिनट ले लीजिए। 15 मिनट में भी अगर आप लिखते हैं धीरे धीरे, ये मान लीजिए आधा घंटा, मान लीजिए एक प्रश्न में आपको लिखने में लगते हैं, तो ऐसी स्थितियों में क्या है, 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा आपने केवल मेंस को दिया, बाकी अपना प्रारंभिक परीक्षा को देते रहिए। ठीक है। तो इससे क्या है कि आप औरों से काफ़ी अच्छी स्थिति में होंगे। ठीक है। बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, क्योंकि जब वो लोग मेंस की तैयारी करेंगे जो लोग आज से नहीं कर रहे हैं, उस समय तक आपकी तैयारी अच्छी खासी हो चुकी होगी। तो इसीलिए आज से ही मेंस का पढ़ना और लिखना स्टार्ट कर दीजिए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। चलिए आइए आज का प्रश्न देखते हैं। इस करंट अफेयर का प्रश्न है। प्रश्न को लिखने से पहले वही सावधानियां कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है,
तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। डेटा, डायग्राम, फ्लो चार्ट, इन सारी चीज़ों का प्रयोग करिए। जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन भी करिए, जिससे आपका प्रस्तुतिकरण जो है वो अच्छा हो। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोग बेहतर ढंग से लिखने का प्रयास करिए। कोविड-19 के संदर्भ में आपको बताना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो WHO था, उसकी तैयारियों की आलोचना करनी है कि भाई इसने जो कार्य किए उनकी आलोचना करनी है कि भाई ये चीज़ें कहाँ से गलत थीं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोगों को बताना है। अब देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की सबसे पहले बात करें कि भाई आपको सबसे पहले बताना होगा भाई ये संस्था संगठन कौन सा है, क्या काम करता है। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना है वो 1948 में की गई थी और ये यूनाइटेड नेशन की एक विशेषीकृत एजेंसी है। ठीक है, इसका वित्त पोषण जो है, फंडिंग जो की जाती है वो सभी देशों के द्वारा की जाती है और लगभग 2019 में अकेले USA ने $873 मिलियन दिए थे WHO को। और बहुत सारे संगठन, जो सामाजिक संगठन, नागरिक संगठन है, लोग हैं, वो भी स्वैच्छिक दान के रूप में भी फंडिंग करते हैं। ठीक है, इसका कार्य क्या है भाई, स्वास्थ्य संगठन का क्या कार्य है, जो महामारियां हैं या जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, उनको कम करने का प्रयास करना, रोकथाम का प्रयास करना, जागरूकता फैलाना, बाकी सारी चीज़ें, कार्य जो हैं वो किए जाते हैं। अब देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो कोविड-19 था, इसके संदर्भों में आपको आलोचनाएं करनी है। तो इसको आप लोगों को बताना है, 125 शब्दों में ही लिखना है, ध्यान रखिएगा। पहली चीज़ ये है कि इसने तैयारियों का अभाव रहा, कि जैसे इसने क्या है, तैयारियां अच्छे से नहीं करी। कि जैसे कोविड-19 आया उस समय इसने बहुत हल्के में लिया, जो इनका डेटा था, जो अनुसंधान का डेटा था, ठीक है, उसका उपयोग न करके इन्होंने कार्यों में देरी करी, जिससे यह महामारी बहुत वैश्विक रूप से फैल गई। जो प्रत्याशित संभावित जो इनकी भूमिका थी, जो निभाना था, उनको इन्होंने नहीं निभाया। ठीक है, संभावना ये थी कि भाई ये चीज़ें बढ़ेंगी, लेकिन अब अगर आप संभावित चीज़ों पर रोकथाम लगाने के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं तो वो वैश्विक महामारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, अगली चीज़ क्या है कि जो कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित करने में भी विलंब कर दिया WHO ने, तो इस पर भी आलोचना की जाती है कि लगभग 18 देशों में जब फैल गया था तो उसके बाद वैश्विक महामारी की घोषणा की गई है और विश्व स्तर में यह बहुत तेज़ी से फैल रहा था। तो ये भी एक डायमेंशन है जिस आधार पर WHO की आलोचना की जाती है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि चीन की यात्रा करने में कोई निर्णय नहीं लिया गया कि भाई चीन के वुहान से अगर फैल रहा है तो आपको क्या है, पूरे चीन में जाकर देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ है, क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से कार्य किए गए, लेकिन काफ़ी लेट लतीफ़ किए गए, तो जिसकी वजह से वैश्विक महामारी का रूप ले लिया। भाई जो WHO के जो सदस्य थे वो वहाँ नहीं गए। ठीक है, जो कार्यकर्ता थे, जो साइंटिस्ट थे, वो लोग वहाँ नहीं गए देखने, और गए भी तो बहुत लेट गए, और गए भी तो केवल वुहान में ही केवल चेक करने गए, और कहीं बीजिंग, शंघाई और अन्य जगहों पर भी आपको देखना चाहिए था। तो ये भी बहुत ही दिक्कत वाली बात थी। अब वुहान भी भेजा गया तो इन्होंने फरवरी मार्च में भेजा, तो ये भी एक चीज़ कही जाती है। और ये कहा जाता है कि देखिए ताइवान का इन्होंने बहिष्कार भी किया कि भाई देखिए 1971 से जो है आपका चाइना कहता है भाई ये हमारा देश का हिस्सा है, लेकिन ये अपने आप को स्वतंत्र कहता है। तो ऐसी स्थितियों में क्या है कि WHO मानता ही नहीं है, भाई इसको मान्यता ही नहीं देता है। तो इसने क्या किया कि जो संगठन में है, संगठन में सदस्यता का भी अवरोध किया गया WHO में। तो ये भी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिली जो कोविड-19 था उसके दौरान। अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ ये है कि जो मानवाधिकारों का उल्लंघन कोविड-19 के दौर में हुआ, उनके खिलाफ में WHO ने चीज़ें नहीं सुनी, बातों पर संज्ञान नहीं लिया। ठीक है, इस आधार पर भी चीज़ें कही जाती हैं। जो मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ उनकी जांच नहीं की गई, तो ऐसी चीज़ें कही जाती हैं। और सभी देशों के द्वारा, वो चाहे USA हो या अन्य देशों के द्वारा, चीन के लिए कार्य करने का आरोप लगा WHO के ऊपर कि भाई चीन जैसा जैसा कहता गया वैसे वैसा WHO करता गया। तो ये बहुत बड़ा आरोप जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के ऊपर यानी WHO के ऊपर लगता रहा।
और अगली चीज़ क्या है कि जैसे जो साइंटिस्ट या रिसर्च का जो डेटा था, डेटा कभी चीन ने साझा नहीं किया अन्य देशों के साथ में। तो ये भाई, ये तो दायित्व जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन का था ना, कि भाई आप डेटा को सार्वजनिक करवाइए, सभी देशों के सामने लाइए, सभी जानकारियों को उजागर कीजिए। तो जो चीन के द्वारा जो सूचनाएं साझा की गई वो नहीं की गई। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। इनमें जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसकी भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो इन सारे आधारों पर आप लोग आलोचना करनी है, अच्छे से इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है, और कुछ पॉइंट्स अगर आप और आपके दिमाग में आते हैं तो उनको भी ऐड करिए, और अच्छे से जो उत्तर हैं, प्रश्न हैं, उसको आप अच्छी तरीके से लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, इसके PDF जो है UPPCS मेंस 2021 के जो पेड ग्रुप चल रहा है उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। और जो लोग भी अपना ज्वाइन करने के इच्छुक हों, कोई जो ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो जो लोग भी मेंस का बैच अभी से ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9140085178 पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।